हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 का आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस बारे में सिलेबस का जो अभी जो नया रिड्यूस सिलेबस आया है और नए रिड्यूस सिलेबस पर आपके एनसीईआरटी की बुक्स भी आ गई हैं। हो ये रहा है कि कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं एनसीईआरटी की, ठीक है, जो ओल्ड सिलेबस पर बेस्ड थी, और कुछ बच्चों के पास क्या है अब नई रिड्यूस लेवल पे जो बेस्ड नई बुक्स है एनसीईआरटी की वो हैं। तो बहुत से बच्चों को, इवन की पेरेंट्स को, इवन की एजुकेटर्स को भी, बहुत लोगों को अभी भी डाउट है, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि क्या सिलेबस से हट गया है, क्या पढ़ना है, कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, कौन सा रह गई है। ठीक है। तो इस बारे में पूरी इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि सिलेबस में एनसीईआरटी ने एक्चुअली रिड्यूस जो सिलेबस है आपका 2023-24 के लिए, क्लास 10 के लिए, उसमें क्या सिलेबस में हट गया है, क्यों हटाया गया है एनसीईआरटी ने, आगे एनसीईआरटी को हटाने की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हम जो जो वो रीज़न देते हैं वो पूरा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। कंप्लीटली आपको सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन इसमें हम बताएंगे। ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए मैंने ये पूरा एक टेबल बना रखी है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पहले मैं आपको सिलेबस की कित वेटेज वाइज पूरा सिलेबस क्या है वो बताता हूँ आपको। ठीक है। ये चार्ट जो बना रखा है ये किसके एज पर द न्यू रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग चार्ट है। ठीक है। पूरा जो है ये जो टॉपिक्स लिखे गए हैं और वेटेज भी आपको बताऊंगा कौन सी यूनिट से कितनी वेटेज आनी है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कितनी मार्क्स का कौन सी यूनिट से आएगा और कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर हैं आपके। ठीक है ना। तो उसके बाद हम फिर रिड्यूस सिलेबस पर डिस्कशन करके कौन से एक्सरसाइज हमारी हट चुकी है पुरानी किताब के अनुसार और नए बुक्स के अनुसार जो है कौन सी एक्सरसाइज हमारे उसमें हमको पढ़नी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखो ये है, ये क्लास 10 सीबीएसई हमारा क्या है 80 मार्क्स का हमारा मेन पेपर होगा। ठीक है। और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। पहले तो आप ये सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, आपका जो पेपर आएगा दैट विल बी ऑफ 80 मार्क्स और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या होता है आपका दो, वो भी जो 20 मार्क्स है वो भी डिवाइडेड है। जो प्रैक्टिकल के लिए जो आपको इंटरनल असेसमेंट का है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, 10 मार्क्स को होता है पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल असेसमेंट जो साल भर में आपके होते हैं। ठीक है। ये बाइफरकेट आप कर लीजिए। और 5 मार्क्स किसके होते हैं, पोर्टफोलियो के। पोर्टफोलियो में जो आपको लैब प्रैक्टिकल बुक्स वगैरह जो रिकॉर्ड बुक आपकी जो होती हैं दुनिया भर की क्लासेज में आप जो साल भर जो मेंटेन करते हैं उसके पे 5 मार्क्स आपके होते हैं। और जो लास्ट के 5 मार्क्स क्या किसके होते हैं इंटरनल असेसमेंट में, जो आप प्रैक्टिकल के दिन जो है आप जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं उस दिन के अंदर जो इवेल्यूशन आपका होता है वो दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। तो इस तरीके से 20 मार्क्स तो आपके किसके हो गए इंटरनल असेसमेंट के। अब मैं जो इस पर मेनली फोकस करूंगा, मैं करूंगा जो 80 मार्क्स का जो मेन पेपर जो बोर्ड का पेपर आना है वो कैसा आएगा आपका। ठीक है। वो किस बेस सिलेबस पे बेस्ड होगा। ठीक है। तो जो 80 मार्क्स का है बेसिकली मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्या है वो, इसमें हमारे कितने यूनिट्स हैं, जो आपकी क्लास 10th में देयर आर 7 यूनिट्स। कितने यूनिट्स हैं, 7 यूनिट। फर्स्ट यूनिट क्या है, नंबर सिस्टम। सेकेंड क्या है, अलजेब्रा। थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ ज्योमेट्री। फिफ्थ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। सिक्स क्या है, मैचुरेशन। सेवंथ क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब आप देखिए नंबर सिस्टम का कितना वेटेज है, 6 मार्क्स। यानी नंबर सिस्टम से आपके जो एग्जामिनेशन में आना है वो कितने नंबर का आना है, मैक्सिमम 6 मार्क्स का। ठीक है। 6 मार्क्स। अब नंबर सिस्टम में आपके चैप्टर कितने हैं, ओनली 1 रियल नंबर। एक ही चैप्टर है क्लास 10 के बुक में, वो है रियल नंबर। ये पूरा इसमें से पूरे कितने का आएगा, 6 मार्क्स का। ठीक है। दूसरा यूनिट है आपका क्या है, एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में कितने मार्क्स का पूछा ना, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है आपकी जो पूरे जो 80 मार्क्स में से आउट ऑफ 80 मार्क्स 20 मार्क्स आर फ्रॉम एल्जेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड में। ठीक है ना। तो 20 मार्क्स का है, ये सबसे ज़्यादा वेटेज है इस यूनिट की। और इसमें लेसन कितने हैं आपके, चैप्टर कितने हैं, जो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग आपको इस एल्जेब्रा के अंदर में कितने लेसन है आपके पास, देखो 4 लेसन है। कौन सा है, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स, दूसरा क्या है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, थर्ड क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फोर्थ क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। ये 4 चैप्टर जो है आपके एल्जेब्रा के अंदर में यहाँ पर क्लास 10 में हैं। और जो भी ये डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये सब एज पर द एनसीईआरटी के जो सिलेबस हट गए हैं वो मैं एनसीईआरटी का जो रिड्यूस सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। ये जो पूरे टॉपिक्स हैं या जो लेसन हैं ये कैसे हैं, दीज आर एज पर द न्यू रिड्यूस सिलेबस। ठीक है। और अब आते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में क्या है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने मार्क्स का पूछा जाना है आपके वहाँ से, 6 मार्क्स का आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और इसमें एक ही लेसन है आपका दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से। ठीक है ना। इसमें से भी अब जो क्या हट गया है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा पहले। ठीक है ना। पहले लेसन वाइज आपको डिस्कस करेंगे, पहले आप सिलेबस देख लीजिए। नेक्स्ट यूनिट है क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में से कितने मार्क्स का पूछा जाना है, ये सेकंड हाईएस्ट मार्क्स पूछे जाने दैट इज
15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, 15 मार्क्स जो के क्वेश्चन जो हैं किससे पूछे जाएंगे, आपके ज्योमेट्री से। अब ज्योमेट्री में कितने लेसन है आपके पास, ओनली 2। एक तो है ट्रायंगल्स और दूसरा है सर्कल्स। यहाँ पर क्लास 10th में आपके पास 2 ही लेसन बचे हुए हैं अब, ठीक है ना। क्लास 10th में सिर्फ एज पर द रिड्यूस सिलेबस ओनली 2 लेसन्स आर देयर। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल्स एंड द सेकंड वन इज सर्कल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किसमें, आप आइए 5th यूनिट में। 5th यूनिट किसकी है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री भी कितने नंबर का है, 12 मार्क्स का मुझे पूछ जाना है। ट्रिग्नोमेट्री में से कितने मार्क्स का पूछ जाना है, 12 मार्क्स का। कितने लेसन है इसमें, इसमें भी आपके 2 लेसन है। पहला कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहली बार आप 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक लेसन तो इंट्रोडक्शन पर है, इसमें आइडेंटिटी वगैरह दुनिया भर की चीज़ें हैं। दूसरे लेसन जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने लेसन पढ़ा, जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी उसको कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, उसके नहीं हाइट्स एंड डिस्टेंसेज भी कभी कभी हम इसको बोलते हैं, लेकिन एज पर द एनसीईआरटी दिस द टॉपिक्स चैप्टर्स नेम इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 6th यूनिट किसकी है आपकी बेटा, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की कितने मार्क्स का पूछा जाना है, 10 मार्क्स का, ठीक है ना। 10 मार्क्स का। इसमें कितने लेसन है आपके पास, 2 लेसन आ गए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये जो है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है ना, जिसमें रेक्टेंगल सर्कल को ये आप पढ़ते हैं। और सेकंड यूनिट कौन सी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। 2 ही इसमें आपके लेसन, सॉरी 6 सेकंड जो चैप्टर है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, किसके अंदर में, मेंसुरेशन के अंदर में, ठीक है ना, जिसमें इसको हम 3D ज्योमेट्री भी बोलेंगे आप, ठीक है ना। और लास्ट जो यूनिट है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे कितने नंबर का जाना है, 11 मार्क्स का। ये भी एक अच्छी वेटेज है इसकी। कितने मार्क्स का पूछा जाना है, 11 मार्क्स का। इसमें कितने लेसन है आपके, 2 लेसन है। कौन से, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो आपका जो है वेटेज, पूरा वेटेज वाइज जो है पूरा आपका एक चार्ट है, जो कि एज पर द जो है किसका, ये सीबीएसई का जो सिलेबस है। ये कौन सा सिलेबस, ये जो सिलेबस का मैंने आपको पार्ट बताया कि जो वेटेज जो फिक्स की है सीबीएसई के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वेटेज आपकी एग्जामिनेशन में आएगी, ठीक है ना। अब जो बुक जो आप पढ़ते हैं वो क्या है, वो दैट इज पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। समझ रहे हैं आप, सिलेबस जो ये रिलीज किया है, जो ये डिस्कशन पूरा मैंने किया है, ये क्या है, ये दिस इज बेस्ड ऑन द सिलेबस रिलीज्ड बाय सीबीएसई, समझ रहे हैं। और जो आप बुक पढ़ते हैं, जो बुक आपके हाथ में है वो कौन सी है, दैट इज एनसीईआरटी बुक, वो एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश की गई बुक है, ठीक है ना। तो उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। उसमें भी जो रिड्यूस सिलेबस के, पिछली बार तक तो क्या था, रिड्यूस सिलेबस पे सिलेबस तो आ गया था, लेकिन किताब हमारे पास पुरानी ही चल रही थी। अब हुआ इस बार क्या है कि किताब जो है नए सिलेबस पे भी किताब आ गई, बुक्स आ गई, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों के पास क्या है, नई बुक्स हैं, किसी के पास, कुछ बच्चों के पास क्या है, पुरानी बुक्स हैं। तो जो पुरानी बुक्स लेके बच्चे बैठे हुए हैं, वो उनको भी थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि उनको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कौन सा, किस चैप्टर को छोड़ दें, किस लेसन को छोड़ दें, किस एक्सरसाइज को छोड़ दें, ठीक है। तो वो मैं अब नेक्स्ट में डिस्कस करूँगा। पहले मैं उससे पहले ये बता दूँ कि आखिर इस सिलेबस एनसीईआरटी ने रिड्यूस क्यों किया, ठीक है ना। एक्चुअली हो क्या रहा था, कोविड की वजह से जो आप पिछले 2020 के बाद जो है, जब भी जितने भी सेशन क्या हमारे सारे डिस्टर्ब चले, ठीक है। कभी एक साल तो बंद ही रहा, एग्ज़ाम नहीं हुए, उसके बाद फ्रिक्वेंटली डिस्टर्बेंसेज हुए। उसके बाद एनसीईआरटी एग्ज़ाम न होने की वजह से फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सेशन डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद एनसीईआरटी को रियलाइज़ हुआ और उसे एट द सेम टाइम एनईपी 2020 भी आया। तो एज पर द एनईपी गाइडलाइंस क्या था कि उनका ये कहना था कि सिलेबस को बर्डन जो है बच्चों के ऊपर ज़्यादा है। तो उसको रिकमेंड करते हुए एनसीईआरटी ने क्या किया, अपने सिलेबस में रिडक्शन किया, ठीक है ना। बहुत से फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं था, कोविड भी एक फैक्टर था एट दैट टाइम, ठीक है। कोविड भी दिमाग में था, और साथ में एनईपी 2020 का भी इस पर फैक्ट था कि उनकी सजेशन ये थी कि भैया सिलेबस जो है अभी काफ़ी बर्डन बच्चों के पास है, बुक का बर्डन बहुत ज़्यादा है, यानी कंटेंट का बर्डन बहुत ज़्यादा है। उसमें क्या होता है, बर्डन होने से बच्चों की क्रिएटिविटी घट जाती है। तो बेसिकली फोकस ये था एनसीईआरटी का कि बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाओ, कुछ वो उसको गेन नहीं कर पाए, उसका फ़ायदा नहीं है। कम पढ़ाइए मगर उसी में बच्चे अच्छा गेन करें, उसी को अप्लाई करें डेली लाइफ में। तो ये मेन टारगेट है, ऑब्जेक्टिव हमारे ये है, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस में ये रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी। और भी जो फैक्टर्स हैं जो एनसीईआरटी जो कहती है, ठीक है, वो क्यों करा है वो पढ़ देता हूँ। उन्होंने जो कंटेंट्स ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट बुक जो सिलेबस में उन्होंने रिड्यूस किया ना, उसके जो कारण बताते हैं वो, ठीक है, वो मैं एनसीईआरटी ने जो कारण दिए हैं वही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। एक तो वो कहते हैं कि ओवरलैपिंग विद सिमिलर कंटेंट। अब उन्हें किस बेस पर हटाया इसको, मतलब देखो हटाने का कारण तो ये बताया, एक तो कोविड की वजह से सेशन डिस्टर्ब हो गया था, दूसरा क्या हो गया था, एनईपी 2020 की जो सेशन थे उनको भी फॉलो करना था। उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि सिलेबस का बर्डन ज़्यादा है, तो उन्होंने हटाना था। हटाया किस बेस पर है, अब हटाना भी तो जो पहले पढ़ा था उस बुक में से सिलेबस को हटाना, ये भी एक आसान काम नहीं है एनसीईआरटी के लिए, ठीक है ना। उन्होंने इसको फुलफिल किया और किस बेस पर हटाया,
क्यों हटाया, कोई यूनिट हटाई तो उसके पीछे उनका लॉजिक क्या था, ठीक है ना। ये लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि वो किस बेस पर उनके अनुसार क्यों हटाया उन्होंने। पहला कारण तो उनका ये था कि उन्हें जो हटाया किस इस तरीके से हटाया, जो वही लेसन हटाया जो ओवरलैपिंग थे। ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हैं, ओवरलैपिंग विद सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट एरियाज इन द सेम क्लास। कोई चीज़ माना यहाँ भी पढ़ रहे हैं आप, मैथ्स में भी पढ़ रहे हैं तो हल्का, और इसी का टच फिजिक्स में भी है, इसी का कहीं केमिस्ट्री में भी है। रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं जो बार बार फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो वो टॉपिक उन्होंने हटाने की कोशिश की है। एक तो ये दिमाग में फैक्टर रखा है, इसके बेस पर हटाया। दूसरा क्या रखा, सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन द लोअर और हायर क्लासेज इन द सब्जेक्ट। जैसे कोई चीज़ है, माना सपोज मेंसुरेशन है, एरिया ऑफ आप सपोज रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल ले लीजिए। तो रेक्टेंगल आप जो है एरिया पेरीमीटर जो मेंसुरेशन में मेरे ख्याल से क्लास 6, 7, 8 से पढ़े आ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इसी को आप रिपीट करने की जरूरत अगर 10th में आया हो तो इस टाइप के टॉपिक भी उन्होंने हटाया, यानी सिमिलर टॉपिक जो आप या तो आप पढ़ चुके हैं बार बार या फिर आगे थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो इस टाइप के टॉपिक जो रिपीटेशनल नेचर के टॉपिक वो जो टॉपिक्स थे उनको हटाने का प्रयास किया, ठीक है, एज पर द एनसीईआरटी। थर्ड उन्हें क्या रखा, डिफिकल्टी लेवल, कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ टॉपिक ऐसे थे ना, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो लगता है कि नहीं यार 10th लेवल के हिसाब से ज़्यादा है, बच्चों के हिसाब से, यानी बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है उस लेवल से कुछ टॉपिक कभी कभी हो जाता है कि लगता है कि हाँ बहुत से अधिकतर बच्चे इसको गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक भी उन्होंने हटाने की कोशिश किया है या हटाए गए हैं उसमें, ठीक है, जो एज पर द रिड्यूस सिलेबस में। और जो अगला पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि कंटेंट विच इज इजीली एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स विदाउट मच इंटरवेंशन फ्रॉम टीचर्स एंड कैन बी लर्न थ्रू चिल्ड्रेन थ्रू सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा कंटेंट जो आज की डेट में क्या है, देखो पहले क्या था, आज की डेट में आपको नेट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हर बच्चे सारे नेट से आजकल स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंटेंट जो इजीली बच्चे इधर उधर से या फिर कोई अन्य मीडियम से जो कि से इजीली उसको एक्सेस कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और टीचर्स या पेरेंट्स या किसी गाइड की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जो आसानी से उनको समझ में आता है। कंटेंट तो है, मैथ से रिलेटेड कंटेंट तो है वो, लेकिन क्या है वो आसानी से बच्चे उसको कहीं ना कहीं से गेन कर रहे हैं, और वो ऐसे कंटेंट को भी उन्होंने बुक से हटा दिया उन्होंने, ठीक है ना। जो इजीली जो आपको समझ जाते हैं या फिर सेल्फ ही जिसको कर लेते हैं आप, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टीचर्स या किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, या गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कंटेंट को भी उन्होंने हटाने का प्रयास क्लास 10 के सिलेबस में जो भी सिलेबस उन्होंने रिड्यूस किया क्लास 9 या 10 में, ऐसे कंटेंट को हटाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। और कंटेंट विच इज़ इररिलेवेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले कभी, आज देखो टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत एडवांसमेंट हो गए, तो आज की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आज कोई ऐसा कंटेंट जो आज की डेट में इररिलेवेंट हो थोड़ा सा, पहले किसी की इंपॉर्टेंस रही होगी। जैसे आपको मैं बताऊँ लॉगरिथम वाली चीज़ है, तो बहुत पहले लॉगरिथम की इंपॉर्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर्स या इतने कंप्यूटर्स नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन आज लॉगरिथम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, हम कहाँ यूज़ करते हैं उसको, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस तो ज़रूर है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग लॉगरिथम को आज यूज बहुत कम करते हैं। इसलिए ऐसे टॉपिक में, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लॉगरिथम तो आपका हाल के सिलेबस में नहीं था, तो दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स विच आर रिलेवेंट एट द प्रेजेंट सिनेरियो, अभी के जो हालात हैं उसके अनुसार उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसे टॉपिक को भी उन्होंने हटाने का प्रयास किया गया। ये उनका मेन इसके पीछे ये लॉजिक है कि कौन से टॉपिक को हटाया जाए। तो इन चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए जो आपकी जो बुक्स आई है नए सिलेबस पर, उसको उन्होंने पब्लिश एनसीईआरटी ने किया है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट में अब इसके आगे मैं क्या बताऊंगा आपको कि जो एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक है ना, एनसीईआरटी की बुक में कौन से टॉपिक और कौन से लेसन हट गए हैं, कौन से एक्सरसाइज हट गई है, कौन से एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन हट गए हैं, मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, ठीक है ना। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।